नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूवी की पाठशाला। मेरा नाम उत्तम वैष्णव है और इस चैनल पर हम और आप मिलकर गणित को आसान और मज़ेदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा मकसद ये रहेगा कि आपको गणित के हर सवाल को आसान और सरल तरीके से समझा सकूं। तो आइए गणित की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और गणित को जीतते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और हम शुरुआत करेंगे आरबीएसई आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक जो गणित है उसकी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है वहां से हम शुरुआत करेंगे और लेंगे हम इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो पहले चैप्टर का नाम जैसे वास्तविक संख्या है तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ के फिर अब यूनिट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम जैसे शुरुआत करते हैं तो जैसे संख्या की जैसे शुरुआत होती है तो संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो पहले तो इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर जो है उसका मान धनात्मक अगर प्राप्त होता है तो ऐसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे 2 का हम वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और 4 जो है धनात्मक होता है। 16 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है तो वो धनात्मक होता है। तो ऐसी संख्या जो है जिसका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो तो उसे तो कहेंगे हम वास्तविक संख्या। और ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें उसका जो मान है वो ऋणात्मक अगर प्राप्त होता है तो उसे हम कहेंगे काल्पनिक संख्या। जैसे आयोटा है उसका मान -1 होता है और -1 का जो वर्गमूल होता है वो आयोटा होता है। तो इस प्रकार की संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के प्रकार कि वास्तविक जो संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले तो परिमेय संख्या और उसके बाद में अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे कि सबको पता है ऐसी संख्या जो p/q का रूप होती है और जो q है वो नॉट इक्वल 0 हो तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5 है, 2 है, 2.342 इस पॉइंट वाली जो संख्या है वो भी परिमेय संख्या में आती है। और दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जो p/q का रूप जो है वो के रूप में उसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 इस प्रकार की जो संख्या होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या के दो प्रकार हो गए, परिमेय और अपरिमेय। और उसके बाद में परिमेय संख्या के भी कुछ प्रकार होते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसके बाद में जो है अपना है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के जो अपने इस चैप्टर में जो काम आने वाली जो संख्या है उसको हम पढ़ेंगे। बाकी जो अलग से संख्या होती है उसको हम स्किप करेंगे। तो अब पढ़ते हैं परिमेय संख्या। तो जो इस चैप्टर में अपने जो काम आने वाली जो संख्या है जिसका यूज होगा उस संख्या को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या। तो वह संख्या होती है प्राकृत संख्या जो हमेशा 1 से शुरू होती है और 1 से जो शुरू होकर जो है अनंत तक जाने वाली जो संख्या है होती है उस संख्या को हम जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसके अंदर जीरो भी शामिल हो जाता है। प्राकृत संख्या के अंदर अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है और वो संख्या कहलाती है कि जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है उस संख्या को जो है हम कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। तो ऐसी संख्या जो जीरो से प्लस धनात्मक भी अनंत तक जाती है, जो धनात्मक में भी अनंत तक जाती है और उसका जो ऋणात्मक में भी जो है संख्या जो है वो अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है उस संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। इस प्रकार से ये आगे बढ़ती जाएगी। तो ये होती है प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है। दूसरी पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और तीसरी है पूर्णांक संख्या जो 0 से प्लस धनात्मक में भी अनंत में जाती है और इसके ऋणात्मक में भी अनंत में जाती है। मतलब पूर्ण प्लस अंक, सारे अंक प्लस वाले भी, माइनस वाले भी और जीरो भी जिसमें शामिल होता है
उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसके बाद जो संख्या आती है वो भाज्य संख्या। तो ऐसे संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या का भाग जाए उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हो गया 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, जैसे 16 हो गया। तो जैसे 8 है तो 8 के अंदर 1 का भाग तो हमेशा सब में जाता है, 8 के अंदर 2 का भी भाग जाएगा, 8 के अंदर 4 का भी भाग जाएगा और 8 के अंदर जो है 8 का स्वयं का भी भाग जाता है। तो 1, 2 के अलावा ये तीसरा और चौथी संख्या यानी कि 4 संख्या का इसमें भाग जा रहा है, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा जो है वो होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो है वो होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, और 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो जैसे 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि जैसे 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 7 है तो 7 के अंदर एक तो 1 का ही भाग जाएगा और 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा सिर्फ 1 का भाग जाए, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या हम कहते हैं। तो ये बात हो गई संख्या की। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा रोचक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस बॉक्स, ये जो पूरा बॉक्स है इसको मानिए, ये जो पूरा बॉक्स है ये वास्तविक संख्या का है, वास्तविक संख्या का ये पूरा का पूरा बॉक्स है। और ये जो साइड वाला बॉक्स है इसको मानिए कि ये जो है काल्पनिक संख्या का जो है बॉक्स है, काल्पनिक जो संख्या होती है उसका बॉक्स है। तो सबसे पहले काल्पनिक संख्या में तो वही संख्या होती है, आयोटा होती है, जैसे -1 होता है, इस प्रकार की संख्या होती है। लेकिन वास्तविक संख्या को अपन को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है अपन जैसी वास्तविक संख्या की शुरुआत होती है उसके अंदर आती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जाती है। तो अब इस बॉक्स के अंदर एक ऊपर बॉक्स बॉक्स और बना हुआ है, वो बॉक्स जो है वो है पूर्ण संख्या का। ये जो बॉक्स है ये पूर्ण संख्या का है। और इस पूर्ण प्राकृत संख्या के अंदर 0 और शामिल किया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। अब 0 हो गया शामिल, पहले तो ये 1, 2, 3, 4 ये था, फिर इसमें 0 जैसे शामिल हुआ ये पूर्ण संख्या बन गई। अब 0 तो शामिल था ही, उसके अंदर अपन माइनस वाली संख्या भी अंदर शामिल कर दें, -1 और -2 इस प्रकार की संख्या और शामिल कर दें, तो ये जो संख्या बनेगी ये बन जाएगी पूर्णांक संख्या। ये संख्या जो है वो बन जाएगी पूर्णांक संख्या जो है वो बन जाएगी। अब इसके अंदर अपन बटे वाली संख्या भी इसमें शामिल कर दें तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसके अंदर बटे वाली संख्या भी शामिल कर दें, जैसे 2 खाली है तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है, जैसे 1/2 है, 3/4 है, जैसे 5/6 इस प्रकार की संख्या जो है वो परिमेय संख्या बन जाएगी। अब ऊपर जैसे परिमेय संख्या के अंदर अपन अपरिमेय संख्या के वो भी शामिल कर दें तो ये पूरा का पूरा बॉक्स बन जाएगा अपरिमेय संख्या का, ये बन जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आती है जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, जैसे वर्गमूल 7। तो ये सारी संख्या जो है पूरी की पूरी वास्तविक संख्या कहलाती है। प्राकृत पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आती है, पूर्णांक के अंदर दोनों संख्या आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा जो है डायग्राम बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली जो है 1.1 और उसका लेते हैं पहला प्रश्न। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो है लिखना है। तो जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है वो भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में भाग देकर उसको जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने ये बता रखा है कि अभाज्य जो संख्या होती है, अभाज्य संख्या वो इस प्रकार से होती है, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी।
और जो हमें दिया हुआ जैसे 140 ये भी भाज्य है, 156 ये भी भाज्य है, सारी की सारी संख्या जो दी हुई है अभी वो भाज्य संख्या है। और हमें कुल मिला के ये करना है कि जो भाज्य संख्या हमें दी हुई है उसके अंदर हमें अभाज्य संख्या का भाग देना है। किसका भाग देना? अभाज्य संख्या जो है उसका हमें भाग देना है। तो जैसे हम भाज्य संख्या में जैसे अभाज्य संख्या का भाग देंगे तो ये जो संख्या है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, तो चलिए इसका जो है पहला प्रश्न हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो जैसा कि पहले प्रश्न में दिया हुआ है 140 को जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो है हमें जो है इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। और सबसे पहले 140 के अंदर हम 2 का भाग देंगे। तो जैसे 2 का भाग देंगे ये आएगा 70 बार जाएगा। और फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें 35 बार जाएगा। अब जिसके पीछे 5 होता है उसका उसके अंदर या तो 3 का भाग जाता है या फिर 5 का भाग जाता है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसको काउंट कीजिए, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। और 8 3 की पाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो इसमें सीधा जाएगा 5 का भाग। तो जैसे हम 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 7 बार। और 7 में भाग गया कितनी बार, 1 बार। तो जैसे ही हमने ये अभाज्य गुणनखंड किए तो इसकी ये जो संख्या आई है वो 140 बराबर 2 आया है 2 बार, 2 गुणा 2। और 5 आया 1 बार 5, और 7 आया 1 बार। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना पहला प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है 156, तो पीछे 6 है, इसका मतलब इसमें जो है 2 का भाग तो जाएगा। तो सबसे पहले हम देते हैं इसमें 2 का भाग। तो जैसे हम 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार। और फिर जाएगा ये 8 बार, 78 बार इसमें भाग जाएगा। और पीछे इस वापस सम संख्या है तो 2 का भाग और जाएगा। जैसे 2 का मैंने भाग दिया तो ये जाएगा 3 बार और 1 8 9 बार जाएगा। तो ये जाएगा 39 बार भाग इसमें जाएगा। और 39 में तो जाएगा 3 का भाग, क्योंकि पीछे 9 है तो 3 का भाग जाएगा। और जैसे हम 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 17 बार, 17 नहीं सॉरी 13 बार जाएगा। और 13 में तो 13 का ही भाग जाता है और वो जाता है 1 बार। तो जैसे ही हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो वो इस प्रकार से आया 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको हम इस हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। जैसा कि तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है 3825। तो इसको कैसे करना है, इसमें दिया हुआ है 3825। तो सबसे पहले पीछे 5 है, इसका मतलब यहाँ तो 3 का भाग जाएगा या फिर जाएगा 5 का भाग। पहले 3 का भाग करके देखते हैं। तो 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, फिर ये जाएगा 2 बार, फिर 7 और फिर ये 5 बार। तो जैसे मैंने 3 का भाग दिया तो ये गया 1275 बार। अब इसमें पीछे 5 है तो वापस 3 का भाग देते हैं। तो ये 3 का भाग जैसे देंगे तो इसमें आएगा 400, ये 4 2 और 5 425। 425 में पीछे 25 है तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग देंगे, ये जाएगा 5 40 8 बार। और फिर जाएगा ये 2 5 25, यानी कि 5 बार भाग जाएगा। अब वापस 85 पे उसमें 5 का भाग जाएगा तो 5 का भाग देंगे। और 5 का भाग जाएगा इसमें 1 और ये 5 17 बार। और 17 में सबको पता है 17 में 17 का ही भाग जाता है। तो 17 में भाग गया 17 का और वो गया 1 बार। अब इसके टुकड़े को लिख देते हैं। तो 3 8 2 5 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए वो इस प्रकार से प्राप्त हुए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि 3 गुणा 3 यानी कि 3 की घात 2 बार है तो 2 लिखेंगे, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 बार लिखेंगे। और गुणा में
ये हो जाएगा 7 एक बार है तो 1 को लिखने की जरूरत पड़ती नहीं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न को करना है। आगे चलते हैं, आगे चौथा और पांचवा प्रश्न करते हैं। तो अब करेंगे हम इसका चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया हुआ है 5005 5005 5005 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देंगे हम 5 का भाग, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा। और जैसे मैं 5 का भाग दूंगा तो इसमें जाएगा 1 0 0 1 बार, और इसमें फिर भाग जाएगा 7 का, और 7 का जैसे मैं इसमें भाग दूंगा तो ये जाएगा 1 4 3 बार, 143 बार भाग जाएगा। और 143 में भाग जाएगा 11 का, और जैसे मैं 11 का भाग दूंगा तो यहाँ पे आएगा 13, और 13 का जैसे 13 में भाग देंगे तो आएगा 1। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिख देंगे। 5005 बराबर ये 5 आया एक बार, गुणा 7 आया एक बार, गुणा 13 आया एक बार। तो इसमें तो सब एक बार एक बार एक बार ही आए हैं, तो इसको दूसरे रूप में नहीं लिखा जा सकता, यही इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवें प्रश्न में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7,429 7,429। पीछे 9 है तो इसमें जो है ना तो 3 का जाएगा ना 5 का भाग जाएगा, इसमें सीधा सीधा जाएगा 17 का भाग जाएगा इसमें। तो 17 का भाग जैसे हैं इसमें देंगे तो ये जाएगा 4 3 7 बार। अब इसमें 19 का भाग जाएगा, और जैसे मैं 19 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 23 बार, और 23 में 23 का ही भाग जाता है क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब जैसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 7 4 2 9 बराबर ये आ जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस हिसाब से पहले प्रश्न को करना है। जैसे ही अभाज्य संख्या दी हुई है उसके अंदर जैसे ही भाज्य संख्या दी हुई है उसके अंदर अभाज्य संख्या का भाग देकर हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, एक तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे इसका पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में जो है इसमें दिया हुआ है, पहले प्रश्न के अंदर ये पूछा गया है 26 और 91। 26 और 91 का सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में इसका सबसे पहले करना है एचसीएफ और फिर करना है एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम 26 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले ये सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, जैसे 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 13, और 13 में हमेशा 13 ही का भाग जाता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका आ गया 1, और 26 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 26 बराबर 2 गुणा 13। अब हम निकालेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 91 के अंदर ये सम संख्या नहीं है, 2 का जाएगा नहीं इसमें भाग, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें सीधा जाएगा 7 का भाग। तो जैसे 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 और 3 13 बार, और 13 में 13 का ही भाग जाता है और वो जाएगा 1 बार। तो जैसे ही हमने 91 का अभाज्य गुणनखंड किया तो वो हमारे पास आया है 91 बराबर 7 गुणा 13। अब हम इन दोनों का निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्या का मिला है उसमें जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको लेना है, और उसकी जो निम्नतम घात है उसको लेना है। जैसे इसमें 13 और 13 कॉमन संख्या, दोनों में 13 आई है तो 13 लेना है, और इसकी जो निम्नतम घात है, माना कि यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता तो 1 घात लेनी है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों में एक ही घात है तो इसकी घात 1 आ जाएगी, और 1 घात का मतलब 13 का 13 ही रहेगा। अब हमें इसका निकालना है एलसीएम। तो जैसे हम इसका निकालेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा, इसमें प्रत्येक संख्या को लेना है, एलसीएम के अंदर प्रत्येक संख्या को लेना है और प्रत्येक की जो अधिकतम घात है उसको लेना है। तो जैसे यहाँ पे 2 भी आया है
और इसमें 7 भी आया है और इसमें जो है 13 भी आया है। तो इसकी जो घात है वो इस प्रकार से आएगी 7 गुणा 13। फिर इन सब का करना है गुणा। जैसे ही मैं 2 का गुणा 7 से किया तो आया 14, 14 गुणा 13, और 14 गुणा 13 जैसे मैं करूंगा तो इसका मान आएगा 182। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल दिया है। तो अब हमें इसकी जांच करनी है। तो जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करनी है जांच। जांच करने के लिए दोनों संख्या का गुणा करना है, दोनों संख्या का करना है गुणा, दोनों संख्या का गुणा, और बराबर में करना है एचसीएफ और उसका गुणा एलसीएम से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दोनों संख्या लेनी है। पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91, बराबर एचसीएफ जो है हमारे पास आया है 13 और एलसीएम जो है वो हमारे पास है 182। ठीक है, अब हमें इसका गुणा करना है। 26 का गुणा 91 से करना है और 13 का गुणा जो है वो 182 से करना है। तो साइड में हम गुणा कर लेते हैं। तो हमें 26 का जो गुणा है वो 91 से करना है गुणा। तो 1 से गुणा किया तो वो का वो संख्या आएगी 26 का 26 और 9 छंग 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 18 और 5 हो गए 18 5 23, तो ये आ जाएगा 3 और 2 23, 6 6 का 6, 2 और 4 6, 3 का 3 और 2 का 2। तो जैसे हमने ये गुणा किया तो इसका मान आ गया है 2366, बराबर। अब हमें 13 का गुणा 182 से करना है। तो इसका हम साइड में गुणा कर लेते हैं। 182 का जो गुणा है वो हमें करना है 13 से। तो जैसे ही 3 का गुणा 2 से हुआ तो ये आ गया 6 और 8 बार जैसे करेंगे तो आएगा 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, गुणा 1 से करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम टू सेम संख्या आएगी। फिर इसका करेंगे जोड़, तो ये आएगा 6, 2 और 4 6, 8 5 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, 1 के साथ 1 जोड़ा तो ये बन गया 2। तो जैसे ही हमने इसका हल किया तो दोनों साइड सेम टू सेम संख्या आई जो कि हमें जांच करनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना है। तो जैसे ही है ये फॉर्मूले याद रखना है, दोनों संख्या का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, और जैसे हमने गुणा किया तो इसका जो उत्तर है वो आ गया 2366 बराबर 2366। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि आप जो है इसका करिए। तो दूसरे प्रश्न हमसे पूछा गया 510 और 92 और 92। तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद में जो है 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद जो है इसका हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 510 सबसे पहले 510 में 2 का भाग जाएगा। 510 में 2 का भाग जाएगा तो ये आएगा 255। 255 जो है उसमें भाग जाएगा 3 का। तो जैसे ही हमने 3 का भाग दिया तो इसका मान आएगा 85 85, और 85 में 5 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा 17 बार, और 17 में 17 का ही भाग जाता है तो आएगा 1। और 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम निकालेंगे इसका 92 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 92 में 2 का भाग देंगे। तो 92 में जैसे 2 का भाग देंगे तो इसका जब आधा करेंगे तो आएगा 46, और फिर वापस 2 का भाग देंगे तो इसका आएगा 23, और 23 के बाद वापस इसमें जो है 23 में 23 का ही भाग जाएगा। तो 23 में 23 का भाग गया एक बार। तो जैसे ही हमने 92 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाला तो वो आया 2 गुणा 23। अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, जो कॉमन संख्या है, जो उभयनिष्ठ संख्या वो लेनी है।
जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को लेना है। उसके बाद में कोई कॉमन है क्या? उसके बाद में कोई कॉमन नहीं है, तो दूसरी संख्या आएगी नहीं, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो 2 आएगा। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम के लिए प्रत्येक संख्या लेनी है। जैसे 2 इसमें आया है तो 2 भी लेना है, उसके बाद 3 आया है तो 3 को भी लेना है, उसके बाद 5 आया है तो 5 को भी लेना है, और उसके बाद में 17 आया है तो 17 को भी लेना है। यहाँ पर 23 आया है तो गुणा 23 भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। इन सब का गुणा करना है, और जैसे हम इन सब का गुणा करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 23,460। अब इसके हमें उस उत्तर की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हम करेंगे दोनों संख्या का गुणा करेंगे। दोनों संख्या का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्या है, तो पहली संख्या 510 गुणा में है 92, और बराबर में एचसीएफ हमने निकाला है 2 गुणा, और एलसीएम निकाला है 23,460। अब जैसे हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो साइड में हम इसका गुणा कर लेते हैं। 510 का गुणा जो है वो 92 से करना है, तो 2 का गुणा हुआ 0, 2 का गुणा 2, और 2 का गुणा हुआ 10। अब 9 का गुणा 0, 9 का 9, और 9 पंजे 45, फिर 0, 2, 9, 6 और 4। तो जैसे इसका गुणा किया तो यह आया 46,920। अब 2 का गुणा 23,460 से करना है, तो 0 से किया तो 0, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, और 1 हो गया 9, 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4। तो जैसे ही हमने इसका हल किया तो ये दोनों बराबर आ गए, और इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हल करना है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को जो है हल करना है। ये आ गए दोनों बराबर, और इस फॉर्मूले के साथ से हमें इसको करना है। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। और इसके तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है, संख्या दी हुई है 336, और दूसरी जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 54। तो सबसे पहले हम दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और उसके जो बाद है फिर इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 336 के लिए। तो 336 में सबसे पहले हम 336 में सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो सबसे पहले ये जाएगा 168 बार, और फिर हम वैसे 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 8 4 84 बार, और फिर वापस 2 का भाग जाएगा इसमें 42 बार। 42 में 2 का भाग जाएगा 21 बार, 21 में 3 का भाग जाएगा और वो जाएगा 7 बार, और 7 में जाएगा 7 का भाग 1 बार। इसी प्रकार से हम 54 का भी निकालेंगे। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले 54 के अंदर हम 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग जाएगा इसमें 27 बार, 27 में 3 का भाग जाता है और ये जाएगा 9 बार, और 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम पहले लिख देते हैं। सबसे पहले 336 बराबर हमें 2 मिला है, 1 2 3 4, 4 बार 2 मिला है, और फिर 3 और फिर 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हम लिखेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो 54 बराबर जो है हमें मिला है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये करना है, एचसीएफ निकालने के लिए जो इन तीनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको लेना है। 2 भी इसमें है, और 2 सबसे पहले तो इनको 2 की घात में लिख देते हैं। सबसे पहले 2 आया है 4 बार, तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, और इसको लिख देते हैं 2 की घात 1 तो है, तो 1 के लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की घात हो जाएगी 3। और अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ में 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो इसकी मिनिमम घात को लेना है। 2 की मिनिमम घात 1 है तो 1 लेना है, और 3 की मिनिमम घात 1 है तो 3 को लेना है।
और 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। तो इसका जो HCF है वो आ गया 6। अब हम निकालेंगे इसका LCM। LCM में सभी संख्या को लेना है, इसमें 2 भी आया 2 लेना है, गुणा 3 आया है 3 को भी लेना है, और गुणा 7 भी आया तो 7 को भी लेना है, और फिर इसकी लेनी मैक्सिमम घात। इन दोनों में 2 की घात ज़्यादा 4 है तो 4 को लेना पड़ेगा, 3 में 3 है तो इसमें 3 लेनी पड़ेगी, और 7 की घात 1 है। अब इन सब का हम गुणा करेंगे तो इन सब का जो गुणा है वो आएगा 3024। 3024 इन सब का जो गुणा करेंगे तो उसका गुण हो जाएगा, वो आएगा 3024। अब हम इसकी करेंगे जांच। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जांच करने के लिए जैसे हम करेंगे इसकी जांच तो दोनों संख्या का गुणा करना है। एक तरफ तो दोनों संख्या का गुणा एक तरफ करना है, और दूसरी तरफ हमें करना है LCM गुणा LCM करो या HCF करो, पहले एक ही बात होती है। SCF गुणा LCM, दोनों संख्या में पहली संख्या 336 गुणा दूसरी संख्या है 54। एक तरफ तो इन दोनों का गुणा करना, दूसरी तरफ जो SCF है वो है 6 और LCM जो है वो 3024। और जैसे ही 336 का गुणा 54 से करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 18,144, और इसका जैसे 6 का गुणा 3024 से करेंगे तो इसका भी मान जो आएगा वो आएगा 18,144। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को जो है हल करना है। सबसे पहले HCF निकालना है, HCF निकालने के बाद में LCM निकालना है, और उसके बाद में ये इसकी जांच के लिए फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए अब करते हैं हम इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। और तीसरे का जो पहला प्रश्न है उसके अंदर हमें ये करना है, सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका जो HCF और LCM जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 12, 15 और 21 का हम निकालेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, और फिर हम इसका निकालेंगे HCF और LCM। तो सबसे पहले लेते हैं 12 को। तो 12 के अंदर सबको पता है 12 के अंदर जो भाग जाएगा वो जाएगा किसका, 12 के अंदर 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम 12 के अंदर 2 का भाग चल दे देते हैं। 12 के अंदर जो है 2 का भाग जाएगा, तो 12 के अंदर सबसे पहले 2 का भाग गया 6 बार, फिर वापस 2 का भाग 6 में दिया तो आया 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम साइड में पहले लिख देते हैं। तो 12 बराबर हमें मिला है 2 गुणा 3। इसको घातों के रूप में लिखें तो 2 की घात 2 और गुणा में 3 की घात 1। अब हम करेंगे 15 का। तो 15 के अंदर जो है सबसे पहले 15 के अंदर जाएगा किसका भाग, 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले देते हैं 3 का भाग, 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा और वो गया 5 बार, 5 में 5 का भाग गया 1 बार। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला है, 15 बराबर 3 गुणा 5। क्योंकि दोनों 1 बार है तो इसको लिखने की जरूरत, घातों के रूप में लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब कर लेते हैं 21 का। 21 का निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 21 में जाएगा 3 का भाग, 3 का भाग जाता है इसमें 7 या 21, और 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो 21 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें मिला है 3 गुणा 7। अब हम निकालेंगे इसका HCF और LCM। सबसे पहले निकालते हैं इसका HCF। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन है वो लेना है। इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है, तो 3 को हमने ले लिया। और इसकी जो मिनिमम घात है उसको लेना है। तो मिनिमम घात 1 बार ही है, तो इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद हम निकालेंगे इसकी LCM। LCM में सभी को लेना है, जैसे 2 आया है 2 को भी लेना पड़ेगा, 3 आया है 3 को भी लेना पड़ेगा, उसके बाद 5 आया है
तो 5 को भी लेना है, 7 आया तो 7 को भी लेना है, और इन सभी की जो मैक्सिमम घात है उसको लेना है। जैसे 2 की जो मैक्सिमम घात है इसमें 2 है, तो यहाँ पे 2 लगानी पड़ेगी। 3 तो एक बार ही आया है तो 1, 5 एक बार ही आया है तो 1, 7 एक बार ही आया है तो 7 का 7। अब इन सब का करना है गुणा। तो 7 पंजे 35, जैसे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 पंजे हो जाएगा 35। 35 का गुणा जैसे हम 3 से करेंगे, 35 दूनी 70 और 105। 105 का गुणा एक बार दो से करेंगे तो आ जाएगा 210, और फिर एक बार और करेंगे तो 420। यानी कि इसका जो फाइनल उत्तर है वो हमारे पास आएगा 420। और एचसीएफ जो है वो हमारे पास आएगा 3, और एलसीएम जो है वो आएगा 420। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 17, 17 के बाद दिया हुआ है 23, और तीसरे नंबर पे दिया हुआ है संख्या जो है वो दी हुई है 29। क्योंकि ये तीनों संख्या जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या में उसी स्वयं का भाग जाता है और एक एक का भाग जाता है। जैसे हम 17 का करेंगे तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 17 में 17 का ही भाग जाएगा और एक का जाएगा। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो आएगा 17 गुणा 1। उसके बाद जैसे 23 है तो 23 में 23 का ही भाग जाता है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 23 गुणा 1। इसी प्रकार 29 का भी वो का वो आएगा, 29 का भी अभाज्य गुणनखंड आएगा, 29 गुणा में आएगा 1। अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन तीनों में जो कॉमन संख्या है वो लेनी है। जैसे इसमें 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, तो इसका जो 1 है वो तो आ जाएगा एचसीएफ। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम में वो सभी संख्या लेनी है जो तीनों में आई हुई है। सबसे पहले 17 इसमें आया है तो 17 को लेना पड़ेगा, 17 गुणा फिर आया 23, तो 23 को भी लेना पड़ेगा 23, और गुणा में 29। इन तीनों का करना है गुणा। तो सबसे पहले इन तीनों का करते हैं गुणा साइड में। 23 का गुणा करना है 29 से, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, गुणा ये आ जाएगा 6 4। इनको जैसे जोड़ा तो आएगा 7 6 6। अब इसका गुणा तो हो गया, इन दोनों का गुणा जो है वो हो गया। अब करना है गुणा 17 से। तो जो हमें गुणा प्राप्त हुआ है उसका जो गुणा है वो हम करेंगे 17 से। 7 7 49, हासिल 4 42, और 42 और 4 हो गए 46, 6 वापस 42, और 42 और 4 हो गए 46, ये हो जाएंगे 46। गुणा एक का गुणा करने पर सेम संख्या आएगी, तो लिख देते हैं 7 6 6। इन सब का कर लेते हैं टोटल, ये हो जाएगा 9, 7 और 6 हो जाए 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 4 और 6 10, 10 और 1 11। तो इसका जो एलसीएम है वो निकल के आया है 11,339। तो इसको इस प्रकार से करना, अभाज्य संख्या है इसलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, 17 गुणा 1, 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1, और 1 हमेशा इसके गुणा में होता ही है, इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो तो 1 आएगा, और इसका जो एलसीएम है वो आएगा 11,000। इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं इस तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग, जिसमें हमें दिया हुआ है, तीसरे भाग में हमें दिया हुआ है 8, 9 और 25। सबसे पहले इन तीनों का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और फिर जो है इसका हल करेंगे। सबसे पहले 8 का निकालेंगे, सबसे पहले 8, तो 8 का जो भाग है 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम साइड में लिख देते हैं। 8 बराबर हमें मिला है 2 गुणा 2 गुणा 2, घातों के रूप में इसको लिखे तो 2 की घात आ जाएगा इसमें 3। अब करते हैं 9 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 9 के अंदर जाएगा 3 का भाग,
तो 3 का भाग दिया 3 बार गया, 3 में 3 का भाग गया 1 बार। तो 9 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 2। अब करते हैं 25 का अभाज्य गुणनखंड। 25 में जाएगा 5 का भाग। 25 के अंदर जो है तो 25 के अंदर जो है जाएगा 5 का भाग। 5 का भाग गया 5 बार और 5 का भाग वापस गया तो 1 बार। 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आया है 5 गुणा 5, यानी कि 5 की घात आ गई 2। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों में कॉमन खोजना पड़ता है, और जब भी इन तीनों में कुछ भी कॉमन ना मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संख्या के अंदर एक हमेशा कॉमन रहता है, एक गुणा में हमेशा रहता ही है। तो इसका जो एचसीएफ है वो तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को लेना है और उसकी जो मैक्सिमम घात है उसको लेना है। 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। और जब भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी इसका तीनों संख्या का या दो संख्या का एचसीएफ 1 आता है, तो जो संख्या हमें दी हुई है उसका जो गुणा है वो ही उसका एलसीएम आता है। तो जब भी मैं इसका गुणा करूंगा तो ये संख्या है पहली 8, दूसरी संख्या है 9 और तीसरी संख्या है 25। इन तीनों संख्या का जो गुणा है वो हमारा जो है एलसीएम आएगा। तो सबसे पहले मैंने गुणा किया, 25 का गुणा मैंने कर लिया 8 से। तो जैसे मैंने 25 का गुणा 8 से किया तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 200। 200 और पीछे रह गया 9, और जैसे 9 से मैं गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 1800, और 1800 जो है अपना जो एलसीएम आएगा, और एचसीएफ जो है वो आएगा 1। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका चौथा प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये हर बार लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि दिया गया क्या है। इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि एचसीएफ जिसका इसका 306 और 657 का दिया हुआ है 9, एलसीएम जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि इसका जो एचसीएफ है वो दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, और इसका जो एलसीएम है वो हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि दोनों संख्या का जो गुणा होता है, हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है दोनों संख्या का गुणा, दोनों संख्या का गुणा वो किसके बराबर होता है? वो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसके जो बराबर जो है ये होता है। तो ये फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ रखा है। दो संख्या का जो गुणा है वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, और दोनों संख्या अपने पास दी हुई है। पहली संख्या तो हमें दी हुई क्या है? 306 गुणा में दूसरी संख्या में दी हुई है 657। 657 बराबर एचसीएफ तो हमें दिया हुआ है 9, और एलसीएम जो है वो हमें ज्ञात। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 9 है इसको हम इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो गुणा है तो ये भाग में जाएगा। तो ये इस प्रकार से जाएगा 306 गुणा 657, और भाग में आ जाएगा 9 बराबर एलसीएम। तो सबसे पहले 9 को काट देते हैं इस पाड़े से। ये भाग गया 3 बार, और 3 बार गया तो आया 27, पीछे बचा 3। 3 बार गया ना, भाग 3 बार गया तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा 3 बार, पीछे बचा 36, और 36 में जाएगा 4 बार, तो ये 34 बार कट गया। अब ये जो आया है वो आया है 34 गुणा में 657 बराबर आया है एलसीएम। अब हमें गुणा करना है 657 का गुणा हमें करना है 34 से, तो इसका गुणा कर लेते हैं। 4 7 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 हो गए 22, वापस हासिल 2,
4 6 24 और 2 हो गए 26 गुणा करते हैं 3 का गुणा 3 7 21 21 का 1 हासिल 2 15 15 और 2 गए 17 17 का 7 हासिल 1 6 18 18 और 1 हो गया 19। अब इसका करना है जोड़, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 7 ये हो गया 13 हासिल 1 9 और 11 11 और 1 हो गया 12 हासिल 1 1 और 1 हासिल हो गई 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338 बराबर LCM। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसका जो LCM आया है वो आया है 22,338। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये अपना जो है आंसर रहेगा, और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं इसका 5वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n की संख्या जो है 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है क्या। यानी कि हमें ये बताना है कि 6 की पावर जो n है वो हम करें तो क्या कभी इसका जो इकाई का अंक है वो 0 आएगा क्या। जैसे कि हम करें 6 की पावर 1 करें, 6 की पावर 2 करें, 6 की पावर 3 करें, तो इसका मान जो है कभी 0 आएगा क्या, इकाई का अंक। तो इसका एक नियम होता है, नियम ये है कि यदि किसी संख्या में, नियम में पहले लिख देता हूँ, नियम इसका ये है कि यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का गुणनखंड, यदि किसी संख्या का जो गुणनखंड है, जिसका गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n का रूप हो तो वह संख्या शून्य पे समाप्त होगी, वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ये एक नियम होता है। अब इस नियम के अनुसार जो है हम करते हैं, इसका जो रूप होता है कि नहीं होता। अब हम करेंगे इसका 6 का, तो सबसे पहले हमने 6 को लिया, 6 का हमने किया अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसमें जाएगा 2 का भाग 3 बार, और 3 का भाग गया 1 बार। तो जैसे हमने गुणनखंड इसका निकाला तो आया 2 गुणा 3। अब 2 तो आ गया, 2 तो आ गया जो कि इसमें भी होता है, लेकिन 5 इसमें नहीं आया, जो कि ये संभव नहीं है। अतः हमें लिखना है, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड, 6 का जो गुणनखंड है वह 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n पर समाप्त नहीं हो रहा है, पर समाप्त नहीं हो रहा है। अतः 6 अंक जो है, 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए तो अब करते हैं इस प्रश्नावली का 6ठा प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और ये जो संख्या दी हुई है ये भाज्य संख्या है, और ये क्यों है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या का करेंगे, उसके बाद में इस जो दूसरी संख्या है इसको हम साबित करेंगे कि भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले लेते हैं पहली वाली संख्या, जिसमें हमें दिया हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में दिया हुआ है 13। क्योंकि इसमें देखिए दोनों में 13 13 कॉमन है, ये आगे वाली जो संख्या है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और ये संख्या इसमें जो है 13 कॉमन है,
तो इन दोनों में से हमने 13 को कॉमन ले लिया। जैसे हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणा 11, और 13 तो बाहर चला गया, और प्लस में 13 था और 13 का 13 कोष्टक के बाहर चला गया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 13, और कोष्टक के अंदर ये हो जाएगा 7 गुणा 11, यानी कि हो जाएगा 77, और प्लस में हो जाएगा 1। अब इसका जब करेंगे 77 के साथ में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणा 77 और 1 78। और हमें सबको पता है कि जब भी गुणा में संख्या होती है तो उन सब संख्या के गुणा में 1 तो होता ही है, तो इसके गुणा में भी 1 लिख देंगे। अब देखिए, अब इस संख्या के 3 गुणनखंड है। पहला ये गुणनखंड हो गया, ये दूसरा गुणनखंड हो गया, और ये तीसरा गुणनखंड हो गया। इस संख्या के कितने गुणनखंड हो गए? इस संख्या के 3 गुणनखंड हो गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा अगर किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या तो वही होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, यानी कि उसके 2 गुणनखंड होते हैं। अतः हमें इसमें लिखना पड़ेगा, अतः क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक जो है इसके गुणनखंड गुणनखंड है गुणनखंड है, अतः ये संख्या भाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर लिया कि पहली जो संख्या है वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। अब हम दूसरी संख्या को करेंगे, तो दूसरी संख्या में हमें दिया हुआ है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, गुणा में दिया हुआ है 2 और फिर 1, और लास्ट में प्लस दिया हुआ 1। तो इसमें 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो 5 आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 5 को हमने ले लिया कॉमन। तो पीछे बच गया 7 गुणा 6, और 5 तो आ गया बाहर, फिर आ जाएगा गुणा 4 गुणा 3, और फिर आ जाएगा गुणा 2, और गुणा 1 से तो गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस में ये 5 था बाहर चला गया, तो पीछे बचा 1। अब इन सब का हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का 5, और ये हो जाएगा 7 संग 42, ये हो जाएगा 42, गुणा में ये हो जाएगा 2 या 6, और 6 का गुणा जैसे हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 1 का तो गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 का तो वैसा का वैसा रहेगा, और प्लस में क्या है 1। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और गुणा करते हैं 42 गुणा 24, तो साइड में हम इसका गुणा कर लेते हैं। 42 गुणा 24, 42 गुणा 24, 8, और ये हो जाएगा 16, ये 4, और ये हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 8, 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1008, 1008, और प्लस में 1, और जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1009। और सबको पता है गुणा में 1 हमेशा होता ही है, गुणा में 1 हमेशा होता ही, इसलिए इसके गुणनखंड जो है वो हो गया, एक गुणनखंड तो ये हो गया, ये दूसरा गुणनखंड हो गया, और ये तीसरा गुणनखंड हो गया। तो जिस संख्या के जो गुणनखंड है वो 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये सेम टू सेम जो संख्या है, जो ये लाइन है वो सेम टू सेम ये लाइन यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये संख्या
भाज्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। और इसमें हमें दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक जो है वर्ताकार पथ दिया हुआ है। ठीक है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को तो लगता है 18 मिनट, सॉरी 18 मिनट, सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को जो है लगता है 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना करके एक ही दिशा में चले तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि एक जो है खेल का मैदान है और जिसमें जो हमें दिया हुआ है एक वर्ताकार पथ है, जो कि इस प्रकार से वर्ताकार जो है इसका पथ है। और इस पथ के चारों ओर जो है सोनिया और रवि, एक तो है सोनिया दी हुई एस और रवि जो है आर, इन दोनों का जो है समय दिया हुआ है कि सोनिया जो है वो पूरा चक्कर लगाने में लगाती है, कितना मिनट लगाती है, 18 जो मिनट है वो लगाती है। जबकि रवि जो है उस चक्कर को पूरा करने में, क्योंकि रवि तेज है इसलिए उसको समय लगता है 12 मिनट। अब इसमें ये पूछा गया है कि दोनों एक ही समय से चलना प्रारंभ करें, एक ही समय से चलना प्रारंभ करें तो पुनः वापस इसी स्थान पर पुनः वापस कब मिलेंगे। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, जब वापस और आगे जब पूछा जाए तो उसमें हमेशा आपको एलसीएम करना पड़ेगा। और जो भी इस प्रश्न का जो एलसीएम आएगा वो जो है वो समय होगा जब ये वापस प्रारंभिक स्थान पर वापस मिलेंगे। तो देखिए सोनिया को जो समय लगता है वो लगता है 18 मिनट, जबकि रवि को जो समय लगता है वो लगता है 12 मिनट। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का निकालना है एलसीएम और जो भी एलसीएम आएगा वो इसका फाइनल जो आंसर आएगा। अतः हमें क्या करना पड़ेगा, अतः 18 व 12 का एलसीएम करने पर, ठीक है, इन दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले 18 का निकाल देते हैं। तो 18 के लिए सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, ये 9 बार गया, वापस 3 का भाग जाएगा, ये 3 बार गया और 3 का भाग 3 में गया 1 बार। तो 18 का जो है अभाज्य गुणनखंड है वो तो आ गया हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2। अब हम करेंगे 12 का एलसीएम। तो ये हम करेंगे 12 का एलसीएम। तो सबसे पहले जाएगा 2 का भाग 6 बार, फिर वापस 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो जैसे हमने किया तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 12 का वो आया 2 गुणा 3। इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणा में क्या आएगा 3। अब हमें इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो इसमें सभी संख्या को लेना पड़ता है, 2 आया है दोनों में, 2 को भी लेना है, 3 आया है दोनों में तो 3 को भी लेना है और उसकी जो मैक्सिमम घात है उसको लेना है। जैसे कि इसमें 2 की पावर 1 ही है और इसमें 2 की पावर 2 है तो हमें 2 लेना पड़ेगा। और इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है तो 2 लेनी पड़ेगी। अब देखिए 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 3 होता है 9। और जैसे 4 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद जो है वापस सोनिया और रवि जो है वापस एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो हमें ये लिखना पड़ेगा अतः 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद सोनिया व रवि एक ही स्थान पर
वो न मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को करना है और इस प्रश्नावली को हल करना है, और इसी के साथ ये प्रश्नावली होती है पूरी। थैंक यू सो मच।